Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem Yeah, regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। इक्वालिटी जो है वो अलग चीज़ है और स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इक्वालिटी सब चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन रेज होता है, कैन स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज्ड बी जस्टिफाइड इन द टर्म्स ऑफ अ थियोरी ऑफ जस्टिस। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्कीम है, क्या ये वाकई जो हम दे रहे हैं स्पेशल डिसएडवांटेजेस लोगों को, क्या वो वाकई में ही जस्टिस कर रही है सबके साथ में? क्वेश्चन ये उठता है अब। In the next section, we will discuss the theory of just distribution put forward by the well-known political philosopher John Rawls. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो थ्योरी है, कि किस तरीके से जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जॉन रॉल्स, उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जॉन रॉल्स has argued that there could indeed be a rational justification for acknowledging the need to provide help to the least privileged members of a society। अब उन्होंने यहाँ पर बताया है किस तरीके से जस्टिफाई इन्होंने किया है कि हाँ ये चीज सही है, क्या कि क्यों जरूरत है हमें जिन लोग जो लीस्ट प्रिविलेज हैं, जिनके पास में ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं है सोसाइटी के, उनको मदद की जरूरत क्यों है। ठीक है, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। Wait a minute, students. If people are asked to choose the kind of society in which they would like to live, they are likely to choose one in which the rules and organization of society allot them a privileged position। अगर लोगों से पूछा जाए कि किस तरह की सोसाइटी में वो रहना चाहेंगे, क्या वो रहना चाहेंगे इस तरह की सोसाइटी में जहाँ पर उनके पास में ये चॉइस है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो चूज कर सकें। वेट, चलो ठीक है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जब लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आपको किस तरह की सोसाइटी चाहिए कि जहां पर वो चूज कर सके अपने हिसाब से कि उनको क्या रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से उनको सोसाइटी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी चाहिए, तो वो क्या जवाब देंगे? ठीक है, जहां पर उनको काफी सारे प्रिविलेजेस मिले। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू पुट असाइड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड थिंक ऑफ द गुड ऑफ सोसाइटी, especially if they believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunities their children will have in future। अगर हम लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट यानी अपनी पर्सनल इच्छा या उनकी जो डिजायर्स है उनको साइड में रख दें और सिर्फ एक अच्छी सोसाइटी के बारे में सोचें, और वो भी तब स्पेशली उस केस में जहां पर वो बिलीव करते हो कि उनका जो आने वाला जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा उनकी जिंदगियों पर या फिर उन मौकों पर जो उनके आने वाले फ्यूचर में उनके बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, तो वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे और सिर्फ एक अच्छी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे। Indeed, we often expect parents to think of and support what is best for their children। और अक्सर हम लोग यही बोलते हैं, अपने एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो उसी तरीके से सोचें और सपोर्ट करें कि उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है। But such perspectives cannot form the basis of a theory of justice for a society। लेकिन इस तरह के जो पर्सपेक्टिव है वो एक बेस नहीं बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी समाज के अंदर न्याय मिलेगा, उसका एक बेस नहीं बन सकता इन चीजों को लेके। सो हाउ डू वी रीच अ डिसीजन दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट। तो हम किस तरीके से पहुंचे एक डिसीजन पे जो हमारे लिए फेयर भी हो और एक पूरी तरीके से सही भी हो। जॉन रॉल्स has tried to answer this question। जॉन रोल्स ने कोशिश करी है इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने की। He argues that the only way we can arrive at a fair and just rule is if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decisions about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society।
अब यहाँ पर ये एक पॉइंट रख रहे हैं कि किस तरीके से हम एक फेयर और जस्ट तरीके से सोच सकते हैं, एक उस चीज पर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं जहां हम इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमें डिसीजन लेना है हमारी सोसाइटी के लिए जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, और हमें ये सोचना नहीं पड़े कि हम किस गलत पोजीशन में हैं या नहीं है, ठीक है, और किस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर क्या एक प्रॉपर पोजीशन होगी। दैट इज वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बोर्न इन। यहाँ पर ये चीज कि हम किस सिचुएशन में या किस पोजीशन पे होंगे, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, वो इस तरीके से बोला जा रहा है कि हमें नहीं पता कि हम किस फैमिली में जन्म लेंगे, वेदर वी वुड बी बोर्न इन इनटू एन अपर कास्ट और अ लोअर कास्ट फैमिली। क्या या तो हम अपर कास्ट फैमिली में पैदा होंगे या लोअर कास्ट फैमिली में पैदा होंगे, रिच होंगे या पुअर होंगे, प्रिविलेज्ड होंगे या डिसएडवांटेज्ड होंगे, हमें नहीं पता है। Rawls argues that if we do not know in this sense who we will be and what options would be available to us in the future society, we will be likely to support a decision about the rules and organization of that future society, which would be fair for all the members. जब हमें पता है, हम जब हमें ये नहीं पता है कि हम कौन सी फैमिली में पैदा होंगे, वो रिच होंगे या पुअर होंगे, प्रिविलेज्ड होंगे या अंडर प्रिविलेज्ड होंगे, लोअर कास्ट के होंगे या अपर कास्ट के होंगे, हमें एडवांटेज मिलेंगे नहीं या डिसएडवांटेज मिलेंगे, तो इस सेंस में कोई भी व्यक्ति जो है वो एक ऐसे सोसाइटी के लिए अग्री कर जाएगा जहां पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हो, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी हो जहां पर सबको फेयर तरीके से मौका मिले, भले ही वो रिच हो या पुअर हो, किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। Rawls described this as thinking under a veil of ignorance. He expects that in such a situation of complete ignorance about our possible position and status in society, each person would decide in the way they generally do, that is, in terms of their own interest. Rawls जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं सोच विचार की, ये क्या है, एक वेल ऑफ इग्नोरेंस है, कि एक पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है, इग्नोरेंस का, कि लोग बाग सही तरीके से सोच विचार करके डिसीजन नहीं लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर उनकी क्या कंडीशन हो सकती है या उनकी फ्यूचर जनरेशन जो है उसको किस तरीके से फायदा मिल सकता है, या उनके साथ में जो बाकी लोग रह रहे हैं उनको कितना फायदा मिलेगा, ठीक है, कि किस तरीके सोसाइटी हमें फ्रेम करनी चाहिए। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन को लोग पूरी तरीके से कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जो हमारी पॉसिबल पोजीशन हो सकती है, हमारा स्टेटस जो है सोसाइटी के अंदर जो डिसाइड हो सकता है, हर व्यक्ति जो है वो डिसाइड करना चाहेगा इस तरीके की चीज जहाँ पर सबको इंटरेस्ट जो है उनको साथ में लेकर के चला जाए, ठीक है। बट सिंस नो वन नोज who he would be and what is going to benefit him, each will envisage the future society from the point of view of the worst off. अब क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि आगे जाकर के क्या होगा, क्या उन्हें फायदे मिलेंगे, क्या उनको दिक्कतें आएंगी फ्यूचर सोसाइटी के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को विचार ही नहीं करते हैं कि उनके साथ में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो या तो वर्स्ट ऑफ के लिए रेडी रहता है कि सबसे खराब चीज क्या होगी। It will be clear to a person who can reason and think for himself. ये उस व्यक्ति के लिए, ये क्लियर उसी व्यक्ति के लिए होगा जो खुद के लिए सोच विचार करता है, ठीक है, अपने लिए सोच विचार करके चलता है। That those who are born privileged will enjoy certain special opportunities, जिसके दिमाग में ये चीज रहती है कि जो व्यक्ति प्रिविलेज सोसाइटी मतलब प्रिविलेज फैमिली के अंदर पैदा होता है, जो अच्छी वेल्दी फैमिली के अंदर पैदा होता है, उसको स्पेशल मौके मिलेंगे। But what if they have the misfortune of being born in a disadvantaged section of society where few opportunities would be available to them? लेकिन क्या होगा अगर उनका दुर्भाग्यवश एक ऐसी फैमिली के अंदर उनका जन्म हो जाए जो डिसएडवांटेज सेक्शन के अंदर आती है, जहाँ पर उनको बहुत कम मौके मिलते हैं आगे जाने के या किसी भी चीज को करने के। Hence, it would make sense for each person acting in his or her own interest to try to think of rules of organization that will ensure reasonable opportunities to the weaker section. तब जो है लोग बाग बिल्कुल सही तरीके से सोचेंगे, विचार करेंगे और उसी तरीके से एक्ट करेंगे खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से कि आगे जाकर के हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइज तरीके से सोसाइटी चाहिए जहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और सबको रीजनेबल तरीके से मौके मिले, और स्पेशली जो वीकर सेक्शन है उनको मौके मिले, ठीक है, जिससे वो लोग भी आगे बढ़ सके।
The attempt will be to see that important resources like education, health, shelter, etc. are available to all persons if even if they are not part of the upper class. अब ये अटेम्प्ट किस लिए किया जा रहा है? ये अटेम्प्ट इसलिए किया जा रहा है, ये चीज कोशिश जो है इसलिए की जा रही है कि जैसे हमारे बेसिक जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, जैसे कि सही एजुकेशन, हेल्थ और शेल्टर, और भी काफी बेसिक चीजें जो होती हैं वो सारे ही लोगों तक अवेलेबल हो। भले ही वो अपर क्लास को बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन फिर भी उनके पास में ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। जैसे कि आज के जमाने से अगर इस चीज को कंपेयर करोगे आप, तो आप स्कूल के अंदर जा रहे हो अभी, जैसे कि कुछ समय पहले तक जो ये बड़े स्कूल हुआ करते थे, जैसे कि मेयो कॉलेज हो गया या कोई और प्रिविलेज स्कूल हो गया, अच्छा, तो वहां पर हर सेक्शन के लोग नहीं पहुंच पाते थे। जो अच्छी फीस पे कर सकते थे, जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, सिर्फ वही लोग जाकर के वहां पे एडमिशन ले सकते थे, क्योंकि वो उनके फीस पे कर सकते थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक नई लॉटरी सिस्टम करके एक चीज निकाली, जिसमें क्या होता था, एक जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए, जो अंडर प्रिविलेज या डिसएडवांटेज सेक्शन को बिलोंग करते हैं, उन लोगों के नाम, उन बच्चों की भी, उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व की गई। कुछ परसेंट ऑफ सीट्स जो है हर स्कूल के अंदर रिजर्व की जाती हैं, जिससे उन लोगों को भी मौका मिले इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर अपनी ग्रोथ करने का, पढ़ने का, एजुकेशन लेने का। और उनकी कुछ काफी हद तक फीस जो है वो माफ होती है, और गवर्नमेंट उनकी कुछ परसेंट फीस जो है वो पे करती है। और बेसिकली क्या होता है, उनके नाम की लॉटरी निकलती है, उनके नाम लिख करके एक बोल में रखे जाते हैं, और जब एडमिशन की प्रोसीजर शुरू होता है एडमिशन का, तब वो नाम, जिसका भी नाम आ जाएगा लॉटरी सिस्टम से, उस बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। और वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ में ही क्लास में बैठ करके जो है पढ़ता है और लिखता है और अपना जीवन जो है सुधारता है। तो इसका एक मेन मोटिव, ये जो लॉटरी सिस्टम है इसका ये रहा था करने का, कि हर स्कूल के अंदर इस तरह के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जिससे वो अच्छी एजुकेशन पा सके, फ्री, फेयर और जस्ट तरीके से। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है, या जो भी हमने पैराग्राफ्स पढ़े हैं कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, it's clear. बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे, यू कैन यूज द चैट ऑप्शन। No, ma'am, it's clear. It's clear. ओके। No, ma'am, it's clear. It is of course not easy to erase our identities and imagine oneself under a veil of ignorance। अब ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटीज, जो आपकी पहचान है, उसको बिल्कुल हटा दें और अपने आप को एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर, यानी कि एक जो पर्दा पड़ा हुआ है इग्नोरेंस का, उसके अंदर अपने आप को डाल करके देख सकें। But then it is equally difficult for most people to be self-sacrificing and share their good fortune with strangers। और ये उतना ही, जो बाकी चीजें हैं, उतना ही इक्वल तरीके से ही डिफिकल्ट भी है उन लोगों के लिए जो अक्सर अपनी क्या करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, और अपना अच्छा फॉर्च्यून जो है बाकी अजनबी बच्चों लोगों के साथ में शेयर करें। That is why we habitually associate self-sacrifice with heroism। इसीलिए हम अक्सर ये जो हमारा खुद का सेक्रीफाइस होता है, कि हम अपना त्याग कर रहे हैं अपनी चीजों का, उसको किसकी तरह देखते हैं, एक हेरोइक चीज की तरह देखते हैं, कि हाँ आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। ठीक है, give these human failings and limitations, it is better for us to think of a framework that does not require extraordinary actions। अब ये जो human failings है या limitations जो हैं, यानी ये जो चीजें हैं जहां पर इंसान अपने आप को पूरी तरीके से लिमिटाइज कर रहा है, एक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये सबके लिए बेटर है। इट इज बेटर फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा है सोचने के लिए कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो पूरी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस उसमें जरूरत पड़ रही है, उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को पूरी तरीके से अपनी चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करना है, अपनी आइडेंटिटी को आपको लूज नहीं करना है दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसमें आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस नहीं लगने चाहिए, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट आप लोगों को मिलना चाहिए जहां पर सारे ही लोगों को प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएं, भले ही वो प्रिविलेज्ड हो या डिसएडवांटेज्ड हो, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। The merit of the veil of ignorance position is that it expects people to just be their usual rational selves, and they are expected to think for themselves and choose what they regard to be in their interest। यहाँ पर ये जो एक
फायदा बताया गया है वेल ऑफ इग्नोरेंस का, ये है कि यहाँ पे लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने तरीके से अपने लिए लोग बाग सोचें, यूजुअल तरीके से सोचें, ठीक है, और एक्सपेक्ट करें खुद से ही, दे आर एक्सपेक्टेड टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए ही वो सोच विचार करें और चूज करें अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि उनके लिए आगे जाकर के क्या फायदेमंद होगा। The pertinent thing, however, is that when they choose under the veil of ignorance, they will find that it is in their interest to think from their position of the worst of. अब ये जो चीज है, इस चीज को लेकर के एक बेसिक चीज जो आती है यहाँ वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर, वो ये है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए जब भी सोच रहे हैं, वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि वो अपने लिए बुरे से बुरा ही सोचने लग जाते हैं, अच्छे से अच्छे की बजाय वो नेगेटिव उसमें चले जाते हैं। Wearing the imagined veil of ignorance is the first step in arriving at the system of fair laws and policies. आप एक अपने आप को इमेजिन करना वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर, वो पहली सीढ़ी है जो आप पार कर रहे हैं, अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में डाल करके जहां पे आपको लॉज और पॉलिसीज प्रॉपर तरीके से मिल रही है, कानून और पॉलिसीज जो है उसकी बनाई हुई वो पूरी तरीके से आपके फेवर में है या इक्वली सबको मिल रही है। It will be evident that rational persons will not see things from the perspective of worst of. They will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole. अब वो लोग जो रैशनल तरीके से सोचते हैं, ठीक है, वो सिर्फ गलत नहीं ना सोच के, ना सिर्फ पॉजिटिव सोच करके, वो पूरे रैशनल तरीके से एक प्रोपोर्शनेट फॉर्म में सोचते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो उनका अलग पर्सपेक्टिव होगा लाइफ को लेकर के, वो सिर्फ बुरे से बुरा नहीं सोचेंगे, वो इस तरीके से सोचेंगे कि उनके द्वारा पॉलिसीज जो बनाई जा रही है उससे हमारी सोसाइटी को एज अ होल क्या फायदा मिल सकता है, पूरी सोसाइटी को क्या फायदा मिलता है। वो उनका रैशनल पर्सन जो है वो इस तरह की सोच रखते हैं, जो सबको लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। Both things have to go hand in hand since no one knows what position they will occupy in the future society. अब दोनों ही चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं, जहां पर लोग बाग जो है, since no one knows, किसी को नहीं पता है कि आगे जाके फ्यूचर में क्या सोसाइटी के अंदर उनकी पोजीशन रहेगी। Each will seek rules that protect them in case they happen to be born among the worst of. और हर कोई व्यक्ति जो है इस तरह के रूल्स चाहेगा जो उनको प्रोटेक्शन दे कि आगे जाकर के वो कौन सी सोसाइटी में पैदा हो रहे हैं, किस घर में पैदा हो रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, वो उस चीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है और प्रोटेक्ट रहे। इन केस वो अगर एक अंडर प्रिविलेज या डिसएडवांटेज सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, वहां पैदा होते हैं, या उनका फ्यूचर उस तरीके से आगे फ्रेम करता है, तो उनके पास में इस तरह के बेसिक राइट्स और प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उनको भी प्रॉपर मौका मिले आगे बढ़ने का। और इन केस अगर वो अच्छी फैमिली में पैदा हो रहे हैं या वहां पर उनको प्रिविलेज्ड एक सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, तो भी उनको मौका मिलना चाहिए कि उनकी सोच इस तरह की होनी चाहिए कि भाई उनको अपॉर्चुनिटीज भी प्रॉपर तरीके से मिले और वो किसी और का हक नहीं मारे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं भी आप, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो। No, ma'am, no problem. ओके, सो No, ma'am, no problem. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर हिस्ट्री क्लास। प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम फॉर टुमारो सेशन ऑफ दिस चैप्टर। जो भी दिक्कतें आए हैं आप इकट्ठी कर लीजिएगा, कल के सेशन के लिए हम आपके प्रॉब्लम्स कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, Thank you, ma'am. वेलकम।